नमस्कार, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रंग, वर्ड, कलर। ये तीनों एक ही होता है, ठीक। तो रंग प्रकाश का क्या गुण होता है? मानव जीवन में वर्ण या रंग का क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? वर्ण की जो उत्पत्ति होती है प्रकाश से हुई। किससे हुई है? प्रकाश से हुई है। रंग या वर्ण किसी वस्तु के गुण के बजाय प्रकाश का गुण है। वर्ण के 3 प्रधान गुण होते हैं। रंगत, जिसको ह्यू बोलते हैं। दूसरा मान, वैल्यू बोलते हैं। तीसरा सघनता, जिसको क्रोमा बोलते हैं। रंगों का जो स्वभाव या प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे लालपन और क्या है, पीलापन आदि। मान रंगत के हल्केपन या गहरेपन का सूचक या घोतक होता है। रंगों की सघनता का अभिप्राय चटकदार रंगों से होता है। रंगों में चटकपन शुद्धता के कारण, किसके कारण होता है? चटकपन शुद्धता के कारण होता है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। यह रंग किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनते। यह रंग क्या होते हैं? स्वाभाविक होते हैं। जैसे प्राथमिक रंग वही रंग को माना जाता है, जैसे लाल, पीला, नीला, और इसी से जो है सारे रंग को बनाया गया है। जिस त्रिभुज में बताया गया लाल, नीला, पीला, और इसी त्रिभुज के जो लाल, नीला, पीला बनाया गया है, इसी से हम 6 रंग को क्या तैयार करते हैं। जैसे प्रकाश की रंगतें 3 होती है, लाल, हरा और नीला। प्रकाश की रंगतें किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। जैसे देखिए लाल पीला मिलाएंगे नारंगी, पीला और नीला हरा, और नीला और लाल क्या बैगनी रंग बनता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग या मध्यवर्ती रंग बनते हैं। किसी प्राथमिक रंग के मिश्रण से क्या तृतीय रंग या मध्यवर्ती रंग बनते हैं। तृतीय रंगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। प्रांग के अनुसार तृतीय रंग ऑलिव, रसैट व सिरटन होते हैं। प्रांग के अनुसार इस चित्र में बताया गया है किस तरह से रंग को बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है। इससे बना कौन है? हरा, नारंगी और बैगनी बना। और फिर उसके बाद नारंगी और हरा से रिटर्न बना, और नारंगी और बैगनी से रसैट बना, और किससे जो है बैगनी हरा से ऑलिव बना। फिर इससे भी इस तरह से का निर्माण किया गया है। तो उसको कलर को क्या है? प्राथमिक रंग को ही मिलाकर सभी रंग को बनाया गया है। मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें 4 होती है, लाल, पीला, नीला व हरा। मनोवैज्ञानिक के आधार पर अगर रंग को पूछता है तो 4 प्रकार के बताए गए हैं, लाल, पीला, नीला व हरा। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है। देखिए ये सब ध्यान दीजिएगा, लाल रंग होता है वो सबसे कम होती है। कारण इसका होता है लाल रंग जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, जिसके वजह से उसको ठंड नहीं लगती है, ऐसे समझिए। इसीलिए उसकी काँपता नहीं, इसलिए उसकी कंपन गति सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। उसकी लाल रंग जो होता है बहुत ज़्यादा उसका तरंग होता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और गर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, रंग के बारे में ही है अभी। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग लाल है, जिसमें अग्रगामी कहते हैं या उष्ण या गर्म रंग कहते हैं। अग्रगामी रंग वही होता है जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, ठीक। वही सबसे क्या होता है सूर्य के जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, ठीक है, नारंगी, ये सब गर्म रंग कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, बैगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। बैगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे क्या होती है? सबसे कम होती है। तो इसकी रंगत तथा इस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर होता है, जिसके कारण क्या इसको ठंड ज़्यादा लगती है, और कपकपा मतलब कंपन गति ज़्यादा होती है। काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा होता है। देखिए काला और सफ़ेद, जैसे हमारे आँखों में जो होते हैं, जो लेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रोड्स होते हैं, ठीक, और एक होते हैं कोन्स।
तो रोड्स के द्वारा हम किस चीज़ को देखते हैं? काले और सफ़ेद चीज़ को देखते हैं, और कूंस के द्वारा हम लाल, पीला व नीला आदि रंगों को क्या अनुभूत करते हैं, देखते हैं। आगे है, कूंस के ठीक ढंग से काम न करने पर क्या वर्णनंदता होती है, जिस तरह कहते हैं हमको दिखाई कम पड़ रहा है। काले व सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। जो काले रंग होते हैं, सफ़ेद रंग, इसको हम क्या कहते हैं? तटस्थ रंग कहते हैं। श्वेत तथा श्याम रंग की उदासीन रंग या धूसर रंग कहते हैं, या एक्रोमेटिक वर्ड शून्यता भी इसको क्या बोलते हैं? वर्ड शून्यता भी कहते हैं इसको। वर्ण चक्र के प्राथमिक रंगों के परस्पर सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। इनमें एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है, दूसरा द्वितीय श्रेणी का रंग होता है। जैसे लाल का पूरक, हरा और पीले का पूरक। लाल, जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे लाल, जैसे लाल दिया हुआ है, लाल का पूरक क्या होता है? जैसे लाल ने अब दिया कलर दिया हुआ है, लाल का पूरक हरा, पीले का पूरक बैगनी और नीले का पूरक नारंगी होता है। वर्ण चक्र के आमने सामने वाले वर्ण क्या होते हैं? विरोधी रंग कहलाते हैं। लाल, पीले तथा नारंगी रंग उस क्या है? स्वभाव के रंग है। वे वर्ण सूर्य के रंग के समीप होते हैं, और इसकी तरंगत क्या होती है? इसकी तरंगत सबसे क्या होती है? अधिक होती है। हरा और नीला रंग झंडा या शीत वर्ण होता है, ठंडा या शीत वर्ण होता है। इस रंग की तरंग गति कम होती है, और इसको पृष्ठगामी रंग भी कहते हैं। पृष्ठगामी रंग इसको बोला जाता है। अक्षपटल के पार्श्व भाग में रोड्स कोन्स दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। कि अक्षपटल जो हमारी आंखें होती हैं, इसके पीछे जो तंतु होते हैं, ठीक उसी के माध्यम से हम क्या होते हैं? कलर को हम देखते हैं, हमारी आंखें पहचान जाती है कि कौन सा काला है, कौन सा कलर है। विष्णु धर्मोत्तरम पुराण तथा शिल्प में प्राथमिक रंगों को क्या है? सुधावर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग है और एक ही परिवार के रंग है, वे समीपवर्ती। वर्ण चक्र जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या है? जो पास पास में रहती है उसको समीपवर्ती रंग कहते हैं। जैसे पीला है और नारंगी, तो इसका क्या मैचिंग मिल रहा है, नारंगी जिसमें पीले रंग सभी में उपस्थित है। एक वर्णी योजना एक्रोमेटिक, एक रंग की विभिन्न बलों का प्रयोग होता है, जैसे नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। बहुवर्णी योजना, चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग बहुवर्णी योजना कहलाता है। बहुवर्णी योजना कहलाता जब अनेक रंगों का प्रयोग हो जाता है तो क्या कहते हैं हम? बहुवर्णी योजना कहते हैं। श्वेत श्याम वर्णों से चित्र करने को क्या वर्ण शून्यता कहते हैं। जब सफ़ेद या काला रंग जब हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता कहते हैं। आइजैक न्यूटन ने सन 1660 ईस्वी में वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नीला, नारंगी, लाल, ये सभी क्या इंद्रधनुषी रंग है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7। इसको हम कोड में याद करेंगे तो बैनी आह पिनाला के नाम से भी पढ़ा जाता है, जिससे हम सारा चीज़ को सूत्र बनाकर, इसको सर्किल बनाकर बैनी आह पिनाला के अनुसार हम जान जाते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवार्ड ने 4 प्राथमिक मुख्य रंगतों के आधार पर बनाया, और इन्हीं के आधार पर 4 द्वितीय या आदर्श वर्ण चक्र लेकर 8 रंगत को इन्होंने क्या किया? तैयार किया। इनकी जो है देखिए 8 रंगत किस तरह से बनाया गया है, इसको देख लीजिए। तो लाल, पीला, नीला, हरा, ये 4 बता दिए हैं। फिर इसको लाल पीला मिलाए नारंगी हुआ, लाल और नीला मिलाए बैगनी हुआ, नीला और हरा मिलाए पत्ती हरा हुआ, और हरा पीला मिलाए समुद्री हरा हुआ। इस तरह से इनका है ओस्टवार्ड का चक्र। देखिए परीक्षाओं में अगर रंग के बारे में पूछता है, अगर ओस्टवार्ड का नाम लेकर पूछता है तो उसका अलग आंसर होगा। 4 बताना है, मतलब प्राथमिक रंग, और नॉर्मली पूछता है तो 3 ही रंग हमको बताना है। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वस्तु क्या काली दिखती है। ओस्टवार्ड ने आदर्श वृत्त में कितने 24 रंगतें को बताई है। जिस रंग में आर पार दिखाई नहीं पड़ती उसे अपारदर्शित रंग या
कहते हैं, जैसे तैल रंग, पोस्टर रंग व टेम्परा रंग आदि। जिस रंग में आर पार दिखाई देता है वह पारदर्शित रंग कहते हैं। जैसे एक रंग के ऊपर यदि दूसरा रंग चढ़ाया जाए तो पहला रंग दिखेगा। लाल रंग किसका है? लाल रंग जो है प्रेम, क्रोध, कुटिलता, भयानक को दर्शाता है। लाल रंग गर्मी के साथ मन में क्या हलचल पैदा करता है। देखिए आगे, पीले रंग में प्रकाश का प्रभाव अधिक होता है। पीले रंग ज्योति का घोतक है। नारंगी रंग किसका है? ज्ञान का प्रतीक। देखिए पूछा जाता है, नारंगी रंग किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। नीला रंग शीतलता को प्रकट करता है तथा शांति को, क्या शांति को, अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। काला रंग शोक, अज्ञानता, विरोध और बुराइयों का प्रतीक है। हरा रंग समृद्ध और ताजगी का प्रतीक। हरा रंग किसका है? समृद्ध और ताजगी को प्रकट करता है। रंग की सघनता तटस्थ रंग मिलाने से कम होती है। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को हम क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। सफेद रंग, जो सफेद रंग होते हैं उसको मिश्रण से तैयार रंगत को क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। तान, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। क्या कहते हैं? तान। देखिए, तान संगीत में स्वर का विस्तार, तान की क्रिया में खिंचाव, समुद्र की तरंग या लहरें, इसको हम क्या बोलते हैं? तान बोलते हैं। तान के रंगत में सफेद अथवा काले रंग के परिमाण को क्या दर्शित करता है, प्रदर्शित होना चाहिए यहाँ पे, प्रदर्शित करता है और इसके मान व प्रकाश भी कहते हैं। तान के प्रयोग से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। किसके? तान, जो टोन होता है जिसके माध्यम से हम एक धरातल पे द्वियामी धरातल हो तो उसमें त्रियामी चीज को हम बना सकते हैं या दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। तान के प्रमुख क्या होता है? मुख्य भेद हैं, क्या है? माध्यम मतलब एक होता है प्रकाश, मतलब हल्का, और एक मध्यम प्रकाश उसको मिडिल कहते हैं, और एक छाया होता है उसको हम डार्क बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोत। किसी वस्तु के धरातल के बुनावट के गुण को हम क्या कहते हैं? किसी वस्तु के धरातल के बुनावट के गुण को हम क्या कहते हैं? पोत कहते हैं। चित्र में अंतराल की एकरसता को पोत की सहायता से भंग किया जाता है। धरातल के बुनावट को छूने से ज्ञान प्राप्त होता है। किसको? धरातल के बुनावट को छूने से ज्ञान प्राप्त होता है, उससे स्पर्श ज्ञान कहते हैं। देखते हैं आगे। पोत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। प्रकृति निर्मित वस्तुओं पर धरातलीय गुण को प्राप्त, प्रकृति द्वारा जब हमें कोई पोत मिलता है, जैसे प्रकृति के द्वारा हमें कोई पोत मिल रहा है, जैसे पेड़ हो गए, पत्ती उसके हो गए, छाल हो गए, ठीक, इसको हम प्राकृतिक तौर पे बोला जाता है। पहाड़ हो गए, ये सब प्रकृति द्वारा हमें मिला हुआ है। जो प्राकृतिक निर्मित अगर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक कालों में लोग चित्रण करते थे पत्थर वत्थर पे, उसको प्राकृतिक बोला जाता है। प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण शिलाचित्र। देखिए जो प्राकृतिक पोत का सबसे अच्छा उदाहरण है शिलाचित्र, जो है पत्थरों पे बनाया जाता था। प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किया जाने वाला पोत क्या कहलाता है? अनुकूलित पोत कहे जाते हैं। अनुकूलित पोत का सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली। देखिए, अनुकूलित शैली का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हमें मिलता है कंपनी शैली से मिलता है। सृजित पोत की खोज कब हुई थी? 20वीं सदी में। कब? 20वीं सदी में इसकी खोज हुई थी। अब आता है अंतराल। क्या आता है? अंतराल। अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है। अगर देखिए, चित्र जब हम बनाते हैं तो सबसे मेन पॉइंट होता है अंतराल, जो स्थान के नाम से। जब तक स्थान नहीं रहेगा तो हम चित्र का निर्माण करना संभव ही नहीं, या उसको हम बना ही नहीं सकते हैं, ऐसे समझिए। द्वियामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होती है। द्वियामी, देखिए, द्वियामी चित्रभूमि
ही चित्र का अंतराल होती है। जैसे कागज उगज रहता है, सब क्या होते हैं, द्वियामी होते हैं। अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। जैसे अंतराल उसको बोलते हैं, जब हम जैसे कोई थी दीवार होता है, जब उसमें कोई चित्र बनाना होता है तो क्या होता है, अंतराल जो स्थान होता है उसी को हम अंतराल का कार्य क्षेत्र का, जिसमें चित्र को बनाया जाता है। स्थान तो बहुत बड़ा होता है, जैसे कागज रहता है, जब उसमें चित्र बनाते हैं तो साइड में छोड़कर घेर कर उसमें अंदर चित्र को बनाया जाता है। अंतराल वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु होती है, क्या सॉरी, हाँ, स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान माना है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही धरातल है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से प्रायः द्वियामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी उत्पन्न होता है, ठीक। फिर कह रहा चित्रभूमि के अंतराल सम विभाजन तथा असम विभाजन में बांटा गया है। सम विभाजन चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं में समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं और चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे सब में क्या संतुलन होगा। असम विभाजन चित्र में गति तथा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का क्या होता है, असम विभाजन किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर, तो हम रंगत के बारे में, अभी रंग के ही बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए आगे, चित्र का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। कौन सा अंतराल कहलाता है, सक्रिय अंतराल कहलाता है। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित हो। चित्र का शेष भाग जो प्रायः पृष्ठभूमि के रूप में रहता है उसे इसका सहायक अंतराल कहलाता है, कहते हैं। अंतराल को ग्रंथ में भूमि बंधन, स्थान व स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। 3 नामों से जाना जाता है इसको, ठीक है। समरांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहते हैं, हम भूमि बंधन कहते हैं। विष्णुधरोत्तर पुराण में अंतराल को हम स्थान के नाम से जानते हैं। और अभिलाषिता चिंतामणि में अंतराल को किस नाम से जाना जाता है, स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत यूनानवासियों ने दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, चित्र संयोजन के सिद्धांत। जब हम चित्र बनाते हैं तो कितने कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसमें उस चीज़ों को इसमें बताया गया है, तथ्यों को, जो सिद्धांत है। देखिए, मनुष्य अपनी विचारधारा में एक व्यवस्था चाहता है और इसी व्यवस्था को कला की भाषा में प्रबंधनात्मक अथवा संयोजन कहते हैं, ठीक। संयोजन के सिद्धांत प्रमुख रूप से 6 हैं। सहयोग, ठीक, सामंजस्य, संतुलन, लय प्रभाव, फिर प्रभावितता, फिर प्रमाण, ठीक। इस तरह से हमारे यहाँ रंग है, सॉरी, संयोजन के सिद्धांत 6 हैं। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, लय प्रभाव, प्रभावितता और प्रमाण। देखिए आगे, सहयोग, ठीक, सहयोग के बारे में हम देखेंगे। सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से, किससे बचाता है, बिखराव से बचाता है। चित्र के विभिन्न तथ्यों के तर्क सम्मत संबंध को सहयोग कहते हैं। कला के तत्व का ऐसा संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता उत्पन्न करे तथा जिससे एक ही भाव व्यक्त हो, क्या एकता कहलाती है। सहयोग 2 प्रकार के होते हैं, साधारण सहयोग और क्या है, जटिल सहयोग। साधारण सहयोग और जटिल सहयोग 2 प्रकार के होती हैं। अब आता है सामंजस्य। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व मेल खाते प्रतीक हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आए। चित्र में सामंजस्य को रेखा सामंजस्य तथा सामंजस्य पोत सामंजस्य, रेखा सामंजस्य आदि के
द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। एक या अनेक संदर्भों में समानता रखने वाले कला तत्व का समन्वय ही सामंजस्य होता है। अब आता है संतुलन। कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन कहते हैं। संतुलन प्रकृति का एक मूलभूत सिद्धांत है। संतुलन का मुख्य उद्देश्य आकर्षण को अनुचित रूप से केंद्रीकृत एवं असंतुलन होने से बचाता है। संतुलन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन और एक क्या होता है, अनौपचारिक संतुलन। जब समान भार अथवा आकर्षण केंद्र से बराबर की दूरी पर हो तो इस प्रकार का संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है। उसके बाद आगे दिया है, जब असमान भार केंद्र से विभिन्न भिन्न मतलब दूरी पर रहकर संतुलित रहते हैं तब क्या अनौपचारिकता संतुलन होते हैं। आगे देखते हैं, चित्र में वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए जबकि छोटे क्षेत्र में विरोधाभास रहना चाहिए। वर्ण क्या संतुलन होता है। आगे देखते हैं, वर्ण संतुलन में विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंगों का प्रयोग तथा लघु क्षेत्र में गर्म रंग का प्रयोग होना चाहिए। अब आता लय प्रवाह। सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। किसी चित्र में लय गति का सुव्यवस्थित स्वरूप जिसमें दृष्टि विचरण निर्बाध हो सके प्रभाव लय या गति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, प्रवाह समस्त तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। कला में प्राण आता है किससे, लय से। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कला में प्राण आता है कब आता है, लय के द्वारा। फिर आता है प्रभावितता का सिद्धांत। जब किसी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, प्रभावितता का सिद्धांत प्रयोग होता है। चित्र के संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभावितता का पालन अनिवार्य है। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या प्रभावितता कहलाता है। प्रभावितता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता की एक गुफा एक में बोधिसत्व पद्मपाणि हैं जो हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। फिर आता है प्रमाण। प्रमाण को सम्मतता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य आकृतियों को संयोजन में किस अनुपात में विभाजित किया जाए। प्रमाण भी एक मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है जो आकार एवं अनुपात से संबंधित होता है। आकृतियों का अपना प्रमाण लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार की प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है जिन्हें ताल या अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिप्रेक्ष्य आता है इसके बाद, क्षय वृद्धि इसको बोलते हैं। परिप्रेक्ष्य क्षय वृद्धि या पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं इसको। परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा चित्र में दूरी या गहराई के प्रभाव को उत्पन्न क्या चीज में दिखाया जाता है, दूरी और गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। चित्र में परिप्रेक्ष्य से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। परिप्रेक्ष्य की खोज पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है, एक वायवीय परिप्रेक्ष्य होता है। वस्तु को देखते समय तीन आयामों लंबाई चौड़ाई व गहराई का भ्रम उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है।
चित्र धरातल में केवल लंबाई व चौड़ाई 2 आयाम होते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य में रंग के धुंधलेपन के अतिरिक्त इसमें पृष्ठगामी रूप का क्षय हो जाता है और पीछे की ओर जाती हुई समानांतर रेखा एक निश्चित कोण पर झुकती हुई प्रतीत होती है, जैसे संदूक भवन घन आदि। दूर की बस धुंधली एवं पास की बस चमकदार दिखाई देती है। किसके कारण होता है? वायवीय परिप्रेक्ष्य जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण ये दिखाई देता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग निम्न है। पहला है चित्रतल, फिर उसके बाद स्थिर बिंदु। पहला है चित्रतल, स्थिर बिंदु, ठीक, फिर दृष्ट बिंदु, फिर दृष्टपथ, फिर क्षैतिज रेखा, फिर अदृश्य बिंदु, ठीक, इस तरह से होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब आगे दिया है माध्यम एवं प्रविधियाँ। चित्रकला जब बनाया जाता है तो कौन कौन से माध्यम टेक्निक होती है, कौन कौन सी प्रविधियाँ होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक बताया गया है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समस्त प्रविधियों के प्रयोग का आधार वह पदार्थ जो चित्र रचना के समय रंग को मिश्रित किया जाता है, इसे कला की भाषा में हम माध्यम कहते हैं। माध्यम के 2 मुख्य वर्ग या प्रकार हैं। एक सूक्ष्म माध्यम होता है जिसको सूखा कहते हैं, और एक आर्द्र माध्यम जो गीला माध्यम या नमी वाला माध्यम कहा जाता है। शुष्क माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक चूड़ जैसे होता है, मतलब भुरकुस टाइप से होता है, और एक पेस्टल होता है जो क्या है, लिक्विड टाइप से होता है, मिलता है। रंगोली, सांझी, चौकपुरना चूड़ित के अंतर्गत आता है। जैसे हम रंगोली अपने घरों में बनाते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, सूखा रंग लाते हैं पाउडर जैसा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चूड़ित रंग कहते हैं। प्राचीन शास्त्रों में चित्रों की चूड़ित पद्धति को धूलि चित्र कहा जाता। देखिए इस चीज़ को समझिए, प्राचीन काल में इसी चीज़ को हम किस नाम से जानते थे? धूल चित्र के नाम से जानते थे। धूल चित्र की रचना प्रायः भूमि पर की जाती है। धूल चित्र की रचना किस पे की जाती है? भूमि पे की जाती है। अक्सर रंगोली बनाया जाता है, उसी में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बंगाल की लोक कला अल्पना में पानी मिलाकर रंग को जमीन पर सजाते हैं, अतः इन्हें शुष्क माध्यम में भी में नहीं रखते हैं। पेस्टल सर्वशुद्ध और साधारण माध्यम है, यह शुष्क माध्यम है। पेस्टल जो होता है सर्वशुद्ध और साधारण माध्यम है, और यह शुष्क माध्यम इसको हम कहते हैं। पेस्टल रंग के लिए कागज खुरदरा होनी चाहिए। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव घोल को लगाते हैं। पेस्टल रंग में फिक्सेटिव के प्रयोग में सूखे रंगों का प्रयोग करते हैं। पेस्टल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी के आरंभ से 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। पेस्टल रंग का सफल प्रयोग 20वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकार एडगर देगा ने किया। कौन किया था? एडगर देगा ने किया, जिन्होंने इस माध्यम को अन्य माध्यमों के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए। तैल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। ध्यान दीजिएगा, तैल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है, अस्थायी मानी जाती है। जल रंग अब आता है। जल रंग जो वाटर कलर जिसको बोलते हैं। जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पॉल सैंडवाई ने इंग्लैंड में की थी। जल रंग का प्रयोग मुख्यतः कागज पर किया जाता है। जल रंग के चित्र के लिए सेबल नामक हिरन के बालों की तुलिका सर्वोत्तम रहती है। जल रंग ट्यूब तथा टिकिया 2 रूप में आते हैं। ट्यूब के रंगों की अपेक्षा टिकिया रंग के रंग उत्तम होते हैं। जल रंग
चित्र हेतु मोटा एवं कड़ा कागज उपयुक्त होना चाहिए या जरूरी पड़ता है। चीन में निर्मित कागज जल रंग के कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जल रंग चित्रण के लिए कैंट, फैब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज तथा हार्ट्समैन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं। हार्ट्समैन कागज का उत्पादन कहाँ? इंग्लैंड की जे हार्ट्समैन जो थे हार्ट्समैन कंपनी में होता था। जल रंग में लाइट टू डार्क के आधार पर कार्य किया जाता है। ये तो पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जल रंग में किसके आधार पर किया जाता है? डार्क, क्या कहता है? लाइट टू डार्क। पहले हल्का करेंगे, फिर उसके बाद उसको दोहराएंगे, फिर दोहराएंगे, इसी तरह वो डार्क की तरफ चलता चला जाएगा। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कोई कलर नहीं किया जाता है। जल रंग में सफ़ेद रंग मिला देने से क्या पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तकनीक की दृष्टि से जल रंग दो श्रेणियां होती हैं, पारदर्शित और अपारदर्शित। पारदर्शित में वाश, फिर वाश, ग्लेजिंग, आला प्राइम, स्पॉन्जिंग, वैराइगेटेड। फिर उसके बाद पारदर्शित में आता है स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राइवर्सिंग, ग्वाश, ओपेक। ये सब क्या होते हैं? अपारदर्शित रंग कहे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पारदर्शित रंग होते हैं और एक अपारदर्शित रंग होते हैं। ठीक, आगे हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। गोत मिश्रित अपारदर्शी रंग को ग्वाश कहते हैं। जल रंग में कागज साधारणतः 3 श्रेणी में प्राप्त होते हैं: चिकना, माध्यम तथा मोटा। मतलब 3 रंग के श्रेणी होते हैं। चिकने होते, बहुत चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, एक मध्यम वर्ग के होते हैं और एक मोटा होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पेंसिल। जो पेंसिल सामान्य तौर पे हम लोग यूज करते हैं वही पेंसिल है। पेंसिल की खोज सर्वप्रथम 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में H.L. फेबर ने किया था। पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। कब? 1761 ईस्वी में। पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्रवासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। पेंसिल के लिए सिडार की लकड़ी अच्छी मानी जाती है। पेंसिल में काला भाग ग्रेनाइट से निर्मित होता है। एच पेंसिल हार्ड होती है, जैसे H2H 3H 4H जितना बढ़ेगा उतना ही उस पेंसिल में क्या है? हार्डनेस होगा चला जाएगा, हार्ड होता चला जाएगा। उसी तरह बी जो होता है सबसे सॉफ्ट मुलायम होता है, जैसे B2, 3B, 4B, 5B, 6B जितना बढ़ेगा उतना मुलायम और ब्लैकनेस होता चला जाएगा। आगे हैं HB पेंसिल में H हार्डनेस और B ब्लैकनेस का घोतक होता है। पेंसिल को 15 एंगल पर दिखाया जाता है। 15 डिग्री जो एंगल होता है उस पर दिखाया जाता है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कार कौन किए थे? N.J. कांटे किए थे। ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बवेरियन अप्रवासी डेनिय बीरोल्जाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में किया। सामान्य पेंसिल की लंबाई 19 सेंटीमीटर अर्थात 7.5 इंच होती है। सामान्य पेंसिल गोल व हेक्सागोनल होता है। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल HB पेंसिल मानी जाती है। अब आता है तैल रंग।
ऑयल पेंटिंग या ऑयल कलर इसको बोलते हैं। तैल रंग तैल चित्रण माध्यम मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन अस्थायी रहता है और इसमें चमक भी रहती है। यूरोप में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तैल रंग की खोज 14वीं-15वीं शताब्दी में आइजक बंधु जॉन आइक ने नीदरलैंड हॉलैंड में किया था। तैल रंग गहरे से हल्का लगाया जाता है। देखिए, हम जल रंग जब पढ़े थे वो हल्का से क्या था, गहरा था, और तैल रंग उसका विपरीत होता है, डार्क टू लाइट। तैल रंग के लिए सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवास होती है। सबसे बढ़िया इसका क्या है, कैनवास, क्या है, चित्रभूमि कैनवास माना जाता है। तैल रंग चित्रण के लिए माध्यम के रूप में साधारणतः तारपीन का तेल और अलसी का तेल, जिसको लिंसटीन ऑयल का प्रयोग होता है। तैल रंग में कैनवास मुख्यतः लिनेन या सूती काटन या इन दोनों के मिश्रित धागों से बनता है। तैल रंग में चित्रण के लिए हॉग हेयर, सूअर के बालों वाली तुलिका सर्वश्रेष्ठ होती है। तैल चित्रण में डीपर का इस्तेमाल किया जाता है। तैल रंग चित्रण की तकनीक स्क्रम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग तथा ब्रोकन कलर का प्रयोग किया जाता है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को तारपीन का तेल या टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। इस याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को एनाकास्टिंग कहते हैं। फिर आता है टेम्परा। टेम्परा चित्रण की वह विधि है जिसमें माध्यम के रूप में किसी बंधक या पायस का प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों को तैल तथा जली दोनों रंगों के तत्वों से युक्त द्रव्य माध्यम टेम्परा कहलाता है। आगे है, टेम्परा का माध्यम द्रव्य अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तैल भी किसी माध्यम में पुनः कार्य किया जाता है। टेम्परा शब्द टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ पदार्थ को कड़ा करना या बल उत्पन्न करना है। टेम्परा चित्रण के लिए चित्रभूमि कागज, ताड़पत्र और चूने द्वारा तैयार भित्ति सतह होती है। टेम्परा चित्रण के लिए चूने द्वारा तैयार भित्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। टेम्परा चित्रण के लिए सेवल तथा ब्रिसल तुलिका उपयुक्त होती है। टेम्परा चित्रण में विभिन्न परतों पर काम किया जाता है और आर्द्र माध्यम के अंतर्गत जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक आदि माध्यम होते हैं। प्रारंभिक यूनानी शवपेटिका पर किए गए चित्रण में टेम्परा का प्रयोग किया गया था। टेम्परा चित्रण के लिए धरातल जिप्सम ग्राउंड, कैल्सिन ग्राउंड तथा इनामेल लगी धातुओं की प्लेट आदि पर कार्य किया जाता है, वो एक्रेलिक कहलाती है। एक्रेलिक रंग की खोज एक्रेलिक रंग की खोज 20वीं शताब्दी में संडे पेंटर्स ने फ्रांस में इस माध्यम में काम किया। एक्रेलिक चित्रण का सफल प्रयोग लैटिन ग्रुप के द्वारा अमेरिका में 1920 ईस्वी में किया गया। एक्रेलिक का जल एवं तैल दोनों माध्यम में प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक रंग पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होते हैं। एक्रेलिक रंगों में ग्वाश, मैट, जेल माध्यम का प्रयोग होता है। एक्रेलिक सबसे आधुनिक रंग माध्यम, इस समय जो है सबसे आधुनिक रंग पूछा जाए तो कौन सा एक्रेलिक है। डॉक्टर ओटो रोहम कहते हैं
कि एक्रेलिक रेजिन की इन्होंने खोज की। भारत में एक्रेलिक रंग का सर्वप्रथम प्रयोग सतीश गुजराल ने किया था। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रंगों द्वारा धरातल पर चित्रण करना पेंटिंग कहलाता है, परंतु रंगों को धरातल पर जिस विधि से प्रयुक्त किया जाता है वही क्या कहलाती है? तकनीक कही जाती है। तुलिका नाइफ या स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शित रंगों को लगाना क्या इम्पेस्टो कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्पेस्टो। इम्पेस्टो का आरंभ ब्रिटिश सरकार जॉन ब्रेट वाई ने किया। फिर आता है इसके बाद भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण की रचना की परंपरा बहुत प्राचीन है। भित्ति चित्रण की एक विधि जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रेस्को चित्रण कहते हैं। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती है। फ्रेस्को की 2 तकनीक होती है, एक फ्रेस्को सेको, ठीक, और एक फ्रेस्को बूनो। ये 2 विधियां होती हैं। फ्रेस्को बूनो को फ्रेस्को चित्रण कहते हैं। दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। और भित्ति चित्र परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? जोगीमारा की गुफा से मानी जाती है। फ्रेस्को सेको सूखे भित्ति पर कार्य किया जाता है। भित्ति चित्रण की तकनीक टेम्परा, सिगरेफिटो तथा फ्रेस्को। फ्रेस्को सेको तकनीक में वैक्स वर्निश की जाती है। सिगरेफिटो का विकास 13वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। ठीक, नीचे वाली परत को खुरचना क्या सिगरेफिटो कहलाती है। फिर आगे देखते हैं। सिगरेफिटो को जिस टूल से प्रथम अंकन खुरचा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टाइल्स कहते हैं। क्रेयॉन से बने चित्रों पर डामर वर्निश प्रयुक्त की जाती है। 2 रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास पास रखकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करना दृष्टिगत मिश्रण कहलाता है। वाश विधि। वाश विधि का प्रारंभ पुनरुत्थान काल में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ की कृतियों में मिलता है। जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर बार बार धोना, पुनः रंग फिर धोना वाश कहलाता है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वाश चित्रण का प्रारंभ बंगाल स्कूल से माना जाता है, ये भी मस्ट है। सेन्यून ड्राइंग 14वीं शताब्दी में प्रचलित हुई। रंग की एक परत लगाने के पश्चात पेस्टल स्टिक से कड़वत संघात लगाकर पोत की रचना करते विविधता को दर्शाना क्या फेदरिंग कहलाता है। किसी खुरदरी सतह वाले धरातल पर कागज रखकर यदि उसके ऊपर रंग को चपटा करके घिसेंगे तो धरातल का पोत कागज पर बन जाएगा, और इसी को क्या फ्रोंटेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रोटेज कहते हैं। माध्यम में प्रविधियां की शब्दावली है, कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिसको बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। पेस्टल रंग के लिए एक धरातल खुरदरा होना चाहिए। पहली चीज, रंग के हल्केपन तथा गहरेपन को हम क्या कहते हैं? टॉन कहते हैं। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रवृत्ता कहलाती है। परिप्रेक्ष्य लैटिन मूल का शब्द है। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु कहते हैं। क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखाएं आकर मिलती हैं क्या अदृश्य बिंदु कहलाती हैं। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को दृष्टपथ कहते हैं।
किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आ जाती है उसे स्थिर जन लघुता कहते हैं। जो पदार्थ रंग के वर्णों को बांधता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडर कहते हैं। कैनवास क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती हैं उसे भूमिबंधन कहते हैं। जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए तो वर्निश का प्रयोग करना चाहिए। तैल चित्रण को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे इंजल कहते हैं। भारत में इंजल सर्वप्रथम वहीं आया था जो राजा रवि वर्मा के समय में ज़्यादा यूज हुआ था ये सब। जल रंग कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है उसे माउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटिंग कहते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण करना बिंदु परिवर्तन कहलाता है। स्पंजिंग अर्थात कठोर किनारों को अंगूठे या अंगुली की सहायता से मिक्स या रब करते कठोरता को कम करना स्पूमैटो कहलाता है। इंटेग्रेलियो की वह तकनीक जो जल रंग वाश के समान प्रभाव उत्पन्न करती है एक क्वांटिंट कहलाती है। रंग को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टर की फ्लैट को रंग पैलेट कहा जाता है। दो रंगों को कोमलतापूर्वक कैनवास पर तुलिका से मिश्रित करने को ब्लेडिंग कहते हैं। ड्राइंग ब्लेडिंग करने के लिए कागज को कसकर लपेटकर पेंसिल के आकार का टूल को टारचान कहते हैं। रंगों की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से फूंक मारना या स्ट्रा की सहायता से फूंक मारना कलात्मक पोत की रचना करना ब्लोन ब्लाट्स कहलाता है। बिना किसी मिश्रण के रंग के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करे उसे ब्रोकन कलर कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कांस्टेबल ने किया था। जो अब पश्चिमी कला पढ़ेंगे यूपी वाला तब। तुलिका नाइफ या स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहलाता है। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथ ब्रश से रंगीन धरातल अंगुली के अग्रभाग से स्प्रे करना स्पेरटिंग कहलाता है। तैल रंगों से चित्रण करने में यदि धरातल पर गाढ़ा रंग लग जाए तो उसे कागज की शीट से सुखा लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, टानकिंग कहते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूर्ण करना आला प्राइम कहलाता है। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने के लिए ग्रिसाइल पद्धति का प्रयोग किया था या आविष्कार किया था। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शक परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। कागज की कर्तन धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाज कहते हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को काटकर बनाया जाता है। टीजांटिंग टूल का प्रयोग जावा निवासी मोम लगाने के लिए करते थे। वाटिक चित्रण में क्रैश ज़्यादा लाने के लिए पैराफिन मोम अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। ट्राई एंड ड्राई को जापान में शिबोरी कहते हैं। कैनवास पर कार्य करते समय हाथ टिकाने के लिए प्रयुक्त स्टिक को माही स्टिक कहते हैं। कैनवास पर जब खड़े होकर बनाते हैं तो हाथ रखते हैं तो उसको हम माही स्टिक कहते हैं। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। तैल रंग में मोम मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवास पर लगाना एनकास्टिंग कहलाता है।
फिर खड़सा एक स्केच है। रूप के अंदर निहित भाव को अर्थसार कहते हैं। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को जेनर पेंटिंग कहते हैं, जिसमें आम चित्र को बनाया जाता है जो हमारे सामान्य जीवन पे क्या यूज करते हैं। चीड़ के पेड़ से निकले हुए लीसा से तारपीट का तेल प्राप्त होता है। विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल बूटे आदि से चित्रण करने को अलंकृत कला कहते हैं। चिरास्कुरो का अर्थ छाया प्रकाश का संतुलन प्रयोग होता है। चिरास्कुरो का प्रयोग लियोनार्दो विंची ने किया था। व्यावहारिक कार्यों में काम आने वाली कला को व्यापारिक कला कहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें यही बताए हैं कि रंग जो प्रकार है, तान जो जिस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हम जिक्र किए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक। और इसे पूरा देखने के लिए धन्यवाद।